नमस्ते। आज हम एक बहुत बड़े और दिलचस्प सवाल को समझने की कोशिश करेंगे कि एक राष्ट्र का विचार आखिर जन्म कैसे लेता है। हम उस कहानी को समझेंगे कि कैसे एक संयुक्त स्वतंत्र भारत का विचार पैदा हुआ। क्या एक राष्ट्र सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा होता है या फिर उससे कहीं ज्यादा कुछ और? चलिए उस सफर पर चलते हैं जहां अलग अलग जिंदगी और अलग अलग शिकायतों वाले लाखों लोगों ने पहली बार खुद को एक ही कहानी का हिस्सा मानना शुरू किया। तो ठीक है, कहानी में और गहराई से उतरते हैं। ये कहानी शुरू होती है पहले विश्व युद्ध के ठीक बाद से। देखिए, इस युद्ध ने भारत को एक ऐसे संकट में धकेल दिया था जहां एक क्रांति के लिए माहौल बिल्कुल तैयार हो रहा था। जरा इस आंकड़े पे गौर कीजिए, 120 से 130 लाख। ये वो संख्या है जितने लोग 1921 में अकाल और महामारियों की वजह से भारत में मारे गए थे, और युद्ध की वजह से पैदा हुए आर्थिक संकट ने इस हालत को और भी ज्यादा बिगाड़ दिया था। देखिए, युद्ध का बोझ हर तरफ महसूस हो रहा था। चीजों के दाम आसमान छू रहे थे, नए नए टैक्स लगाए जा रहे थे और गांवों से लोगों को जबरदस्ती फौज में भर्ती किया जा रहा था। इन सब ने मिलकर एक गहरे और व्यापक गुस्से को जन्म दे दिया था। लोगों को लग रहा था कि अब बस बहुत हुआ। इसी तनाव भरे माहौल में महात्मा गांधी एक बिल्कुल नया विचार लेकर सामने आए, सत्याग्रह। यह सिर्फ विरोध का एक तरीका नहीं था, बल्कि यह अहिंसक प्रतिरोध का एक पूरा दर्शन था। और हां, यह विचार सिर्फ कागजों तक ही सीमित नहीं था। गांधी जी ने इसे चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में असल जमीन पर आजमाया, और हर एक सफलता ने यह साबित कर दिया कि सत्याग्रह के विचार में कितनी ताकत है। लेकिन जैसे जैसे ये आंदोलन जोर पकड़ रहा था, अंग्रेजों ने दमन का रास्ता अपनाया। उन्होंने एक ऐसा सख्त कानून लागू किया, रॉलेट एक्ट, जिसने पूरे देश में गुस्से की आग भड़का दी। रॉलेट एक्ट पर गुस्सा और फिर जलियांवाला बाग का वो दर्दनाक हत्याकांड। बस यहीं से मंच तैयार हुआ भारत के पहले अखिल भारतीय जन आंदोलन का। गांधी जी का तर्क ना बहुत सीधा और सरल था, लेकिन बहुत शक्तिशाली भी। उनका मानना था कि भारत में अंग्रेजों का राज इसलिए चल पा रहा है क्योंकि भारतीय लोग ही उनका सहयोग कर रहे हैं। तो क्या होता अगर ये सहयोग ही बंद कर दिया जाए? तो फिर प्लान क्या था? प्लान यह था कि औपनिवेशिक ढांचे को पूरी तरह से लेकिन शांति से ठप्प कर दिया जाए। सरकारी पदवियां लौटाने से लेकर स्कूलों, अदालतों और विदेशी सामानों का बहिष्कार करने तक हर एक कदम ब्रिटिश राज की नींव को कमजोर करने के लिए था। अब देखिए, शुरू में तो आंदोलन को काफी सफलता मिली, लेकिन कुछ असली परेशानियां भी थीं, खासकर शहरों में। खादी का कपड़ा मिल के कपड़े से महंगा पड़ता था, और अंग्रेजी संस्थानों को छोड़ने के बाद कोई भारतीय विकल्प मौजूद नहीं थे। इस पूरे आंदोलन की एक ही शर्त थी, एक ही बुनियाद, कि ये अहिंसक रहेगा। लेकिन फरवरी 1922 में चौरी चौरा में एक विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया, और इसी घटना ने गांधी जी को एक बहुत मुश्किल फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। असहयोग आंदोलन तो रुक गया, पर आजादी की लड़ाई नहीं रुकी, बल्कि अब ये एक नए और ज्यादा मजबूत दौर में दाखिल हो रही थी। 1928 में जब पूरी तरह से अंग्रेजों से बना साइमन कमीशन भारत आया, तो उसका जबरदस्त विरोध हुआ, और इसी विरोध के बाद स्वतंत्रता संग्राम का लक्ष्य ही बदल गया। अब डोमिनियन स्टेटस की बात नहीं थी, अब मांग थी पूर्ण स्वराज की, यानी पूरी आजादी की। इस नई मांग को ताकत देने के लिए गांधी जी ने एक ऐसी चीज को चुना जो हर भारतीय के घर से जुड़ी थी, नमक। और फिर शुरू हुआ ऐतिहासिक दांडी मार्च, एक 24 दिन की यात्रा, जिसने ना सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दांडी में नमक कानून तोड़ना सिर्फ एक शुरुआत थी, ये तो पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का एक इशारा था, जो हर कोने से ब्रिटिश सत्ता को सीधी और व्यापक चुनौती दे रहा था। लेकिन एक मिनट, यह आंदोलन जितना बड़ा दिख रहा था, क्या उतना ही एकजुट था? सच तो यह है कि इस एकता में कुछ दरारें भी थीं। अलग अलग समूहों ने इसमें हिस्सा जरूर लिया, लेकिन अपने अपने कारणों से, और कुछ को लगा कि वो पीछे छूट गए हैं। इसे ऐसे समझिए, गुजरात के अमीर पाटीदार किसान ऊंचे लगान से परेशान थे, तो वहीं व्यापारी वर्ग विदेशी सामान पर लगी पाबंदियों से। मतलब साफ था, हर किसी के लिए आजादी के मायने थोड़े अलग अलग थे, और उनकी अपनी अपनी लड़ाई थी। और ये बहुत जरूरी बात है कि ये एकता पूरी नहीं थी।
कई दलित और मुस्लिम समुदायों को लग रहा था कि उनकी जो खास परेशानियां हैं उन्हें मुख्य आंदोलन में जगह नहीं मिल रही है। तो सवाल ये उठता है कि अगर राजनीतिक तौर पर इतनी मुश्किलें थीं, तो फिर एक राष्ट्र की, एक पहचान की भावना बनी कैसे? इसका जवाब संस्कृति में छिपा है। ये लड़ाई सिर्फ सड़कों और जुलूसों में नहीं लड़ी जा रही थी, ये लोगों के दिल और दिमाग में भी लड़ी जा रही थी। और इसकी शुरुआत हुई देश को एक चेहरा देने से, भारत माता की एक छवि बनाने से। राष्ट्रवादियों ने लोगों को एक साथ लाने के लिए बहुत मजबूत सांस्कृतिक तरीके अपनाए, जैसे कि देश के गौरवशाली इतिहास को फिर से याद दिलाना, लोक कथाओं को सहेजना, राष्ट्रीय गीत गाना और हाँ, हमारा तिरंगा झंडा जो एकता और अवज्ञा का सबसे बड़ा प्रतीक बना। यही सांस्कृतिक चेतना सबसे जरूरी थी। इसने राजनीतिक लड़ाई को एक भावनात्मक रिश्ते में बदल दिया। ये एहसास कि ये जमीन, इसके लोग, इसकी कहानी, ये सब हमारी हैं, ये भावना किसी भी कानून से ज्यादा मजबूत थी। और बस यहीं आकर हम अपने पहले सवाल पर वापस लौटते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद की कहानी हमें ये तो सिखाती है कि एक राष्ट्र साझा संघर्ष से बनता है, लेकिन ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है। हम ये कैसे पक्का करें कि उस एक राष्ट्रीय कहानी में हर किसी की कहानी, हर किसी की आवाज शामिल हो?